आप सबको मेरा नमस्कार। अभी हम लोग इम्पोर्टेंट फार्मूलास और कॉन्सेप्ट देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो सबसे पहले देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो पॉलिनोमियल होता है और इक्वेशन होता है उसमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए बी सी और जो है ना रियल नंबर होते हैं, और ए का वैल्यू जो है ना यहाँ पे जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर ए का वैल्यू जीरो के इक्वल होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है देखिए, तो सबसे पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो होता है, यहाँ पे स्क्रीन पे आप ध्यान से देख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। और सेम ऐसी जैसे हमने अभी पॉलिनोमियल में समझा कि जो ए बी सी होता है वो रियल नंबर होते हैं, और जहाँ पे ए का वैल्यू जो है ना वो जीरो की इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ए का वैल्यू जीरो की इक्वल हो रहा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। साथ ही साथ ए जो है ना कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, बी कोफिशिएंट है एक्स का, और सी जो है ना एक कांस्टेंट टर्म होता है। उसके बाद रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स मतलब क्या होता है, वैल्यूज ऑफ एक्स। जो एक्स का वैल्यू होता है, एक्स का जो मान होता है ना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होता है। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर व्हिच अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सेटिस्फाइड आर कॉल्ड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने वो सारे वैल्यू जिसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाता है, मतलब उसका वैल्यू जीरो की इक्वल हो जाता है, तो उसको हम लोग रूट से बोलते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है, देखिए कि मान लीजिए अल्फ़ा रूट है ना किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो अगर एक्स की जगह में हम लोग अल्फ़ा पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ये उसका रूट है। उसके बाद देखिए, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रियल रूट हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, इक्वल रूट भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि रियल रूट वहाँ पे ना हो। तो ये कैसे होता है हम आगे जाके देखेंगे उसको। उसके बाद क्या क्या मेथड हैं इसको सॉल्व करने के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो एक मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें फैक्टराइजेशन कर सकते हैं हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। ठीक है, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं इसको। उसमें क्या होता है, जो ए होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए मिड टर्म को स्प्लिट करने पे, है ना। मिड टर्म में जो है माने कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है बी, इसको अगर हम लोग स्प्लिट करते हैं तो हम लोगों को ऐसा मिलना चाहिए कि सम करें तो बी मिले, लेकिन प्रोडक्ट करें तो जो प्रोडक्ट ऑफ ए और सी है वो मिले। उसके बाद यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डायरेक्ट जो है रूट से निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग आगे जाके देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो आर गिवन। तो यहाँ पे देखिए यही क्वाड्रेटिक फार्मूला है कि एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपन टू ए। यहाँ पे ये जो है ना डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है तभी जो रूट्स है ना वो रियल रूट होगा, अदरवाइज वो रियल रूट नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और इसको हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। और ये जो वैल्यू है डी का हमको हेल्प करता है, बताता है कि जो नेचर ऑफ रूट्स है वो कैसा होगा। अगर डी का वैल्यू जीरो की इक्वल है तो रियल एंड इक्वल होगा इसका रूट, और डी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो टू रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट माने अलग अलग होगा। अगर डी का वैल्यू लेस देन जीरो है, जीरो से कम है, तो यहाँ पे रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि डी का वैल्यू जो है ना अंडर रूट डी ऐसा होता है, ये अंडर रूट होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो मान लीजिए किसी के रूट में नेगेटिव वैल्यू आ जाता है, माना डी का वैल्यू लेस देन जीरो होने का मतलब क्या है, नेगेटिव वैल्यू, जैसे माइनस फाइव आ गया, तो जो नेगेटिव फाइव है ना उसका रूट तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, इसका कोई वैल्यू होता ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है कि नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता। जनरली जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों इसी दोनों से आते हैं, और हर बार इसी से आए हुए हैं। तो मान के चलिए कि इस बार भी ना डिस्क्रिमिनेंट से क्वेश्चन आके रहेंगे। अभी देख लिए हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट मैप है उसको अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, आपको मालूम ही होगा। इसका सबसे इजी एग्जांपल है जो हम काउंटिंग करते हैं नंबर्स का, जैसे वन टू थ्री फोर, ये सबसे इजी एग्जांपल है। ये जो है ना एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग अ फिक्स्ड नंबर डी टू द प्रीसीडिंग टर्म। तो यहाँ पे देखिए इसी नंबर के मेरे काउंटिंग पे कि यहाँ पे वन वन का सब में ऐड करेंगे, वन में वन ऐड करेंगे तो टू, टू में वन ऐड करेंगे तो थ्री, और थ्री में वन ऐड करेंगे तो फोर। ठीक है,
तो ये जो फिक्स्ड टर्म डी हो गया इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, क्योंकि 100% कॉमन डिफरेंस है, क्योंकि 2 - 1 करते हैं हम लोग तो हम लोग को 1 मिल रहा है, 3 - 2 करेंगे तब भी हम लोग को 1 मिलेगा। ये डिफरेंस जो है ना सब में कॉमन है, इसीलिए इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि nth टर्म फ्रॉम सम, nth टर्म अगर सम से हम फाइंड आउट करें, मान लीजिए एक सम वाला एपी है, जैसे एक एपी है 1 2 3, ठीक है, इसका सम वाला एपी करेंगे तो 1 + 2 + 1 3 हो जाएगा और 3 + 3 6 हो जाएगा। इसका सम वाला एपी हो गया। अब इसका थर्ड टर्म को हमको फाइंड आउट करना है, तो थर्ड टर्म के लिए क्या करेंगे हम लोग कि जो थर्ड टर्म है माइनस सेकेंड टर्म को माइनस कर देंगे, जैसे कि फार्मूला में बोल रहा है Sn - Sn - 1, तो ये हो जाएगा 6 - 3 इक्वल टू कितना मिलेगा हम लोग को 3 मिल गया। और 3 क्या है, ये थर्ड टर्म है। तो इसीलिए फार्मूला जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोगों को 2 सम दिया हुआ है तो दोनों कंजुगेटिव सम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोगों को जो टर्म है वो मिल जाएगा, ठीक है, इसी को ये फार्मूला बता रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला है कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें पूछता है कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होगा, तो वो फार्मूला है n इन ब्रैकेट n + 1/2, है ना, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये फार्मूला है n + 1 / 2, ठीक है। नेक्स्ट जो फार्मूला है व्हेन फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म आर गिवन, अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है तो सम ऑफ n टर्म क्या होगा Sn इक्वल टू होगा n/2 और इन ब्रैकेट a + an, माने फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को सम कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट के बाहर में n/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी फार्मूला को दूसरा लिख सकते हैं n/2 इन ब्रैकेट a + l। आगे देखिए व्हेन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इज गिवन, तो ये फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज़्यादा यूज होता है। फार्मूला क्या होता है Sn इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a + n - 1d, ठीक है। ये फार्मूला बिल्कुल याद कर लीजिएगा। दो ही तो फार्मूला इंपॉर्टेंट है इसमें, जो nth टर्म है a + n - 1d और जो Sn है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो मैप है उसमें अच्छे से समझाया है कि हम लोगों को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों वाला ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लीजिए ये बोलता है कि 3 AP हैं, तो 3 AP को हमेशा किस फॉर्म में लेना है, a - d a + d, याद रखिएगा ना। अगर 3 AP बोलता है तो हमको इसी के फॉर्म में लेना है, अदरवाइज क्या होगा क्वेश्चन में हम फंसेंगे। अगर 4 AP बोलता है, मतलब 4 टर्म्स में AP में बोलता है, तो ये लेंगे हम लोग a - 3d a - d a + d और a + 3d, ठीक है। इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2d, याद रखिएगा। अगर 4 टर्म्स AP में है बोलते हैं तो हमको a - 3d a - d a + d और a + 3d ही लेना है, अदरवाइज वो क्वेश्चन हमसे गलत होगा। अगर 5 टर्म में बोलता है तो हमको क्या लेंगे, a - 2d a - d a + d और a + 2d, और इसका कॉमन डिफरेंस d होगा। तो बच्चों इसको पूरा याद कर लीजिएगा ना, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग मैप में आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि nth टर्म फ्रॉम द इंड, अगर क्वेश्चन पूछता है, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन में आता है कि ये जो nth टर्म फ्रॉम द इंड माने लास्ट से nth टर्म, तो हमको फार्मूला को चेंज कर देना है। ये फार्मूला हो जाता है l - n - 1d, है ना। जो पहले आता था लास्ट टर्म बाद में आता था, उसमें पहले आ रहा है, ध्यान रखिएगा। ये फार्मूला कैसा बन गया, an इक्वल टू ये है l - n - 1d, है ना। ये फार्मूला बिल्कुल याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है और सबसे बेसिक फार्मूला है, इसमें से भी एक क्वेश्चन आता ही है, ये होता है कि nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से nth टर्म क्या होगा, तो ये होगा an इक्वल टू a + n - 1d, जहाँ पे फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स है और an जो है ना nth टर्म है। उसके बाद जनरल फॉर्म ऑफ AP होता है a + d a + 2d और a + 3d, है ना। अब देखिए सर्कल से कि हम लोग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो पहला इसका कॉन्सेप्ट है कि टेंजेंट टू अ सर्कल। तो आपको मालूम है ना टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट जो होता है ना वो सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। मान लीजिए सर्कल है तो इसको एक ही पॉइंट पे ये टच करेगा, यहाँ पे, ठीक है, एक ही पॉइंट पे टच करेगा। उसके बाद सेकंड देखिए देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, तो किसी भी सर्कल के एक पॉइंट पे केवल एक टेंजेंट होगा, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो थर्ड है इसका कॉन्सेप्ट में कि देयर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल, तो वहाँ पे केवल 2 टेंजेंट होंगे किसी सर्कल में एक पॉइंट से, अगर उस सर्कल के आउटसाइड में लाई कर रहे हैं तो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए एक सर्कल है तो यहाँ पे एक पॉइंट है आउटसाइड में, तो यहाँ से एग्जैक्टली तो सर्कल जाएगा, है ना। इसके अलावा और कोई सर्कल जाएगा तो सेकेंड हो जाएगा, वो सर्कल को क्रॉस कर देगा।
फिर क्या है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे अगर रेडियस हम लोग ड्रा करते हैं, है ना, जैसे रेडियस हमने ड्रा किया, तो ये जो रेडियस होगा ना, इसके ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के ऊपर, ठीक है। ये हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। ये भी बहुत सारे क्वेश्चन में हम यूज करते हैं, और इसको आप ध्यान रखिएगा कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है उसमें जो रेडियस होता है ना, वो हमेशा 90 डिग्री बनाता है। उसके बाद है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो मान लीजिए ये एक सर्कल है, इसके एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट ऐसे ड्रा किए, ठीक है, और ये इसका सेंटर है, ये मान लीजिए रेडियस है। तो ये जो टेंजेंट होगा, मान लीजिए वो है ओ ए और ओ बी। तो ओ ए और ओ बी है ना, हमेशा इक्वल होता है, याद रखिएगा, ओ ए इक्वल टू ऑलवेज ओ बी, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सर्कल के कॉन्सेप्ट हैं। अब देखिए कंस्ट्रक्शंस में ना दो तो इम्पोर्टेंट है। पहला है डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो, कि एक लाइन सेगमेंट का जो रेशियो दिया है उसमें डिवीजन करना। सेकेंड है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल, है ना। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे को लगता है यही आएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, क्योंकि सैम्पल पेपर में भी दिया हुआ है ऑलरेडी। ये क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके रखे हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। इसके आगे में हम लोग देखते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो। इसमें क्या है, हाइट एंड डिस्टेंसेस है। तो हाइट एंड डिस्टेंसेस में क्या होगा कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है हाइट और डिस्टेंस को अलग अलग ऑब्जेक्ट के फाइंड आउट करने के लिए, बिना उसको मेजर किए, है ना। उसमें मेजर करना जरूरी नहीं है, हम लोग काफ़ी क्वेश्चन इसके ऊपर कर चुके हैं। और लाइन ऑफ साइट, जो आँख से सीधी लाइन आपकी जाती है ना, कोई भी ऑब्जर्वर के आँख से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। तो लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर टू द पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। कि जो आँख से एक सीधी लाइन, मान लीजिए आँख है, उससे एक सीधी लाइन ऐसा जो जाता है ना, यही होता है लाइन ऑफ साइट। इसी को हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लेवल इज द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर के आँख से जो हॉरिजॉन्टल लेवल जाता है वही हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, बहुत ईजी है, कि जो ये जो हॉरिजॉन्टल है, अगर हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए टावर के टॉप को देख रहे हैं, तो ये वाला जो एंगल बनता है, ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ठीक है। और ये वाला लाइन जो है ना, लाइन ऑफ साइट होगा, जो आँख से सीधा उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है वो वाला। उसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है कि अगर हम ऊपर से नीचे देखते हैं, देखिए हॉरिजॉन्टल हो गया और ये लाइन ऑफ साइट हो गया, तो ये वाला एंगल जो ऊपर से नीचे देखने पे बनता है, तो ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर हम लोग आगे जाके देखें तो हम लोगों को यहाँ पे क्या मिलता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपको इसको गाना के रूप में भी याद कर सकते हैं। गाना क्या है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, है ना, ये आपको याद होगा बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे साइन इक्वल टू होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। यहाँ पे परपेंडिकुलर का अपोजिट लिखा है, अपोजिट भी ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर और जो बेसिक है, बेस है ना, वो चेंज होते रहता है, इसलिए यहाँ पे इसको क्या लिख दिया है, अपोजिट और एडजेसेंट लिख दिया है, ठीक है। और ये हाइपोटेनियस है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दूसरा देखिए, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस को और एक समझने का तरीका है कि यहाँ पे जो एंगल होता है ना, एंगल के सामने का जो साइड होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और जो उसका एडजेसेंट साइड होता है ना, हमेशा बेस होता है। मान लीजिए एंगल रहेगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस जो है ना, हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो इसीलिए साइन इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर वन बेस होगा, लेकिन साइन सी इक्वल टू जो परपेंडिकुलर होगा ना, वो ए बी हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये जो सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, ये हम लोगों को 90 डिग्री पे मिलते हैं। जब बेस जो एंगल बी है ना, वो 90 डिग्री होता है तब, मन इसमें केवल एक ही तो ट्रायंगल बनता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, वो है राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब जिसमें एक एंगल जो है ना 90 डिग्री का हो। उसके बाद देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि जो राइट एंगल है ना, उसका जो सामने वाला साइड हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। अब ये रेशियो को एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। तो साइन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कास होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक होता है साइन का उल्टा, हाइट अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और सेक होता है कास का उल्टा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कॉट होता है टेन का उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। तो यहाँ पे पूरी तरह से मेंशन है। वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से याद कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए जिनको नहीं आता है, और कईयों को तो आता ही होगा क्योंकि आप लोगों ने साल भर पढ़ा है। अब यहाँ पे रेसिप्रोकल दिया हुआ है, देखिए कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कास का रेसिप्रोकल जो है ना सेक होता है, टेन का कॉट होता है, कोसेक का साइन होता है, सेक का कास होता है, कॉट का टेन होता है। और यहाँ पे फार्मूला देखिए उसी को दिया है
कि रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करने पे हमेशा 1 मिलता है, तो साइन ए इंटू कोसेक इक्वल टू 1, कास इंटू सेक इक्वल टू 1 और टेन इंटू काट इक्वल टू 1। उसके आगे देखिए जो क्यूसेंट रिलेशन होता है, टेन इक्वल टू होगा साइन ए अपन कॉस ए और कॉट इक्वल टू होगा कास ए अपन साइन ए। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज़ को, इसको वीडियो को पॉज करके आप याद कर लीजिएगा, है ना। मैं एक तरीका बताता हूँ, इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, 30 का 1/2 होता है, 45 का 1/√2 होता है, 60 का √3/2 होता है और 90 का 1 होता है। इतने को अगर आप याद कर लिए तो कास में यही चीज़ रिपीट हो रहा है। देखिए जो साइन 90 का वैल्यू है वो कास 0 का वैल्यू होता है, जो साइन 60 का वैल्यू है वो कास 30 का वैल्यू होता है, और दोनों का 45 वाला वैल्यू सेम होता है। और यहाँ पे देखिए जो कॉस साइन 30 है वो कास 60 होता है, और साइन 90 जो है ना वो कास साइन 0 जो है ना कॉस 90 होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपस में रिपीट होते हैं, एक बार ऐसा जा रहा है और उसके बाद ये ऐसा आ रहा है। उसके बाद देखिए टेन थीटा क्या होता है, साइन अपन कॉस, तो साइन अपन कॉस यहाँ पे टेन 0 का वैल्यू 0 हो गया, इन दोनों को डिवाइड करेंगे हम लोग तो यहाँ पे 1/√3 आ गया, इन दोनों को डिवाइड करेंगे सेम टू सेम है तो कट जाएंगे तो 1 आ गया, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो √3 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 1/0 और 0/0 ये नॉट डिफाइन होता है, तो 1/0 का नॉट डिफाइन होता है। उसके बाद कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, 1/sin होता है। साइन के सारे वैल्यू को अगर आप 1 से डिवाइड कर देंगे तो कोसेक के वैल्यू हमको मिलने लगते हैं। तो साइन 0 0 होता है, तो जैसे मैं बताया 1/0 जो है नॉट डिफाइंड होता है, तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 1/1/2 2 हो जाएगा, 1/1/√2 हो जाएगा, और 1/√3/2 1/√3/2 क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा और 1/1 हो जाएगा। अब देखिए सेक के वैल्यू के लिए हम दो तरीका अपना सकते हैं कि 1/cos कर दें तो भी सेक मिलेगा अपने को, और जो कोसेक के वैल्यू हैं उसको रिवर्स कर दें, जैसे कि हमने साइन के साथ किया था। यहाँ पे देखिए सेक 0 का वैल्यू क्या होगा, 1/1 1 हो जाएगा, और 1/√3/2 हो जाएगा। सेक 30 का वैल्यू 2/√3। सिमिलरली 1/√2 1/√2 डिवाइड हो जाएगा तो √2 हो जाएगा, और जो 60 का वैल्यू है वो हो जाएगा 2, क्योंकि 1/1/2 2 होगा और 90 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और सिमिलरली काट के वैल्यू को देखें तो काट में क्या होता है, साइन अपन कॉस 10 के लिए होता है तो 1/10 काट होता है, और कॉस अपन साइन जो है ना ये भी कास होता है। ठीक, दो वैल्यू होते हैं 1/10 और कास अपन साइन। अब इसमें देखिए कॉट 0 का वैल्यू जो है नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि ये 1/0 आ जाएगा, फिर √3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। ठीक, ये जो है ना 10 के वैल्यू को रिवर्स करता है। देखिए 10 का वैल्यू यहाँ पे है ना, इसको उल्टा रखेंगे तो हमको काट का वैल्यू मिल जाता है। 10 90 का वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है तो कास 0 का नॉट डिफाइंड होगा, और यहाँ पे देखिए 10 30 का वैल्यू 1/√3 है तो 60 में रहेगा, 60 का वैल्यू यहाँ पे 30 में रहेगा, और 45 तो इक्वल ही रहता है। तो देखिए इसका माइंड मैप रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस है, जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, जो हमने समझा हुआ है। अब मेंसुरेशन में देखिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्यूबाइड से। क्यूबाइड का जो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, और जो लेटरल या कॉर्ड सरफेस एरिया है इसका क्या होता है 2h इन ब्रैकेट L+B होता है, और टोटल सरफेस एरिया में 2LH + BH + LB होगा। ठीक है, इसको अच्छे से आप वीडियो को पॉज करके याद कर लीजिए फार्मूला को। दूसरा है क्यूब। क्यूब का जो वॉल्यूम होता है क्यूब होता है, इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है 4A² होता है, और जो टोटल सरफेस एरिया है 6A² होता है। फिर उसके बाद राइट सर्कुलर सिलेंडर में आ गए तो इसका जो वॉल्यूम होता है πr² होता है, इसका कॉर्ड सरफेस एरिया होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, 2πrh, और टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr इन ब्रैकेट r+h। फिर उसके बाद राइट सर्कुलर कोन है, कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 πr²h, इसका कॉर्ड सरफेस एरिया πrl है ना। कोन में एक लेटेंट हाइट होता है l, झुका हुआ जो हाइट होता है वाला। उसके बाद इसका वॉल्यूम होता है πr इन ब्रैकेट l+r। उसके बाद हम आते हैं स्फीयर में। तो स्फीयर में देखिए स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 4πr² होता है। उसके बाद इसका जो कॉर्ड सरफेस एरिया है वो πr² होता है, और इसका जो टोटल सरफेस एरिया भी πr² होता है। फिर आते हैं हेमिस्फीयर के ऊपर। तो हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 2πr³ होता है, इसका जो कॉर्ड सरफेस एरिया है वो 2πr² होता है, आधा।
लेकिन इसका जो टोटल सरफेस एरिया में ना ये ऊपर का एरिया जुड़ जाता है, जो कटा हुआ है वो, इसीलिए क्या हो जाता है 3 पाई r² हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें कि कई प्रकार के क्वेश्चन इसमें आते हैं। अब कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड से में आप ध्यान देंगे तो मान लीजिए इस प्रकार का सॉलिड आपको मिलता है, तो इसमें क्या होगा TSA ऑफ क्यूब, TSA ऑफ कोन माइनस बेस एरिया ऑफ कोन, लेकिन वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ये जो कॉन्सेप्ट है मेंशन्ड हैं, अलग अलग प्रकार के जो शेप होते हैं उसके लिए। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ सकते हैं। अगर इसको मैं डिटेल में बताऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में मैं तो क्लियर करूंगा ही इसको। तो इसको आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा कि किस किस शेप में कौन कौन सा वॉल्यूम ऐड होता है, कौन सब्ट्रैक्ट होता है। और इसका जो बेसिक फार्मूला है वो क्या होता है कि अगर हम लोग डायग्राम को अच्छे से समझते हैं, जो फिगर है उसको अच्छे से समझते हैं, तो ये मान के चलिएगा कि काफ़ी ईजी वे में बन सकता है। बाकी जो कैलकुलेशन है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें हम लोग देखते हैं तो क्या होता है कि सरफेस एरिया वॉल्यूम में कॉम्बिनेशन सॉलिड में हम लोग के जो सिलेबस में है वो है क्यूब्स, क्यूबाइट्स, स्फीयर, सेमी स्फीयर्स, राइट सर्कुलर सिलेंडर्स और कोन्स। ये सब हमारे सिलेबस में है ना। इसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, और एक शेप से दूसरे शेप में आता ही है वाला क्वेश्चन। इसमें देखिए प्रॉब्लम्स जो है ना वो केवल 2 डिफरेंट सॉलिड का है ना, 2 से ज़्यादा नहीं होगा इसमें। और जो डिलीटेड पोर्शन है उसमें फर्स्ट टर्म ऑफ कोन है। फर्स्ट टर्म ऑफ कोन जो है ना आपका डिलीटेड टॉपिक है, तो उससे क्वेश्चन आपको नहीं करना है। अब देखिए स्टैटिक्स में आ चुके हैं, तो स्टैटिक्स में जो आपके सिलेबस में है वो मीन, मोड, मीडियन सब है। और मीन का जो मेथड है डायरेक्ट मेथड है, एज्यूम्ड मीन मेथड है ना। और जो स्टेप डेविएशन मेथड है वो डिलीटेड है। ठीक है, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी आपका डिलीटेड है। तो देखिए डाटा क्या होता है, डाटा जो है ना एक प्रकार का फैक्ट ऑब्जर्वेशन इन्फॉर्मेशन का, इसको हम लोग डाटा बोलते हैं, जिसको हम गैदर करते हैं। उसके बाद 2 टाइप के डाटा होते हैं, अनग्रुप्ड डाटा और ग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है, जो कि ओरिजिनल डाटा होता है, रॉ फॉर्म में होता है। ग्रुप्ड डाटा जो है ना ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है ना। ऑब्जर्वेशन आर ऑर्गेनाइज्ड इन ग्रुप। इसके बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर इंस्टेंस अकर्स इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी इन स्टैटिक्स, कि कोई चीज़ जितनी बार होता है ना उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्लास इंटरवल होता है कि ये जो साइज होता है क्लास का, मान लीजिए एक क्लास है 10 और 15 का, तो 15 माइनस 10 जो होता है ना क्लास इंटरवल होगा। जैसे कि इसमें बताया हुआ है कि व्हेन द क्लास इंटरवल्स आर इक्वल और सेम साइज, तो इसको रेगुलर क्लास इंटरवल बोलेंगे हम लोग। उसके बाद देखिए इनरेगुलर क्लास इंटरवल में क्या होगा कि जब वो वेराइंग साइज में हो, अलग अलग साइज में हो, अल्टरनेट चेंज होता हो। फिर क्लास विथ होता है यहाँ पे अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। अब स्टैटिक्स में क्या क्या करते हैं हम लोग, डाटा कलेक्शन, डाटा रिप्रेजेंटेशन, डाटा एनालिसिस, है ना। इसमें प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो आप लोगों के सिलेबस में है मेन, वो क्या है कि डाटा का रिप्रेजेंटेशन ये होता है टेबुलर फॉर्म में, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन शो होता है वेरिएबल टेबुलर फॉर्म में। अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल और फ्रीक्वेंसी टेबल 2 टाइप के टेबल आपको मिलेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है और सॉर्टिंग है, रॉ डाटा का सॉर्टिंग होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में। और जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है बार ग्राफ में होगा, हिस्टोग्राम में होगा और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में होगा। अब इसमें देखिए जो फार्मूला है मीन के लिए डायरेक्ट मेथड में, अगर डायरेक्ट मेथड में फार्मूला हम लोग को कैलकुलेट करना है मीन का, तो 100 बार अगर मीन है तो समेशन ऑफ ए पाई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ ए पाई हो जाएगा। और एज्यूम्ड मीन मेथड में 100 बार इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ ए पाई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ ए पाई। उसके बाद देखिए मोड क्या होता है कि पहले कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मोड को हम लोग कैसे कंप्यूट करते हैं। तो सबसे पहले एल्गोरिथम को फाइंड आउट करेंगे, तो आफ्टर द कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग पहले प्राप्त करेंगे, है ना। उसके बाद सेकेंड में डिटरमाइन करेंगे क्लास में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को, कि किस क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है ना सबसे ज़्यादा है, और इसी को जिसका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्लास को ही मॉडल क्लास बोलते हैं, याद रखिएगा, है ना। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्लास होता है मॉडल क्लास होता है। अब ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसको ऑब्जर्व कर लेंगे। एल होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, H होता है विथ ऑफ द मॉडल क्लास, F0 होता है F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, F2 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास फॉलोइंग द मॉडल क्लास। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मोड। यहाँ पे देखिए मोड का फार्मूला होता है एल प्लस इन ब्रेकेट F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, ये फार्मूला बिल्कुल याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आना ही है।
उसके बाद मीन आप ग्रुप्ड डाटा को मीन निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मीडियन निकालने के लिए, कि सबसे पहले वही जो हमने पहले किया हुआ है, बस इसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम डालते हैं ना। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी है उसको जोड़ जोड़ के हम लोग लिखते हैं। फिर टोटल जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम लोगों को एन मिलता है तो एन को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। अब एन को डिवाइड करने के बाद वो जो एन है, n/2 है, ये जिस क्लास को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे पाया जाता है ना, उसको हम लोग मीडियन क्लास बोलते हैं। और मोड में क्या करते थे हम लोग, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला क्लास है उसको मॉडल क्लास बोलते थे। अब इसके ऊपर फिर बाकी ऑब्जर्वेशन को देखते हैं। तो यहाँ पे एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, एफ जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, एच जो है विथ ऑफ द मीडियन क्लास, और सी एफ क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला होगा मीडियन इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी इंटू एच। ठीक है। और इसका जो इम्पेरिकल रिलेशनशिप होगा 3 मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी में, कि 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ये वाला फार्मूला भी बिल्कुल याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन जो है ना आते हैं। और मीडियन का फार्मूला तो आपको याद रखना ही है।